नीतू मीना, गरिमा चौधरी, शालू प्रजापत, Yes, ma'am. अभी आए जया दामोर, नीतू मीना, अनीता चौधरी, शालू प्रजापत, गरिमा चौधरी। माया आ गई, माया खटिक, मनीषा बैरवा, निकिता मुंडोतिया, अनीता चौधरी, नीतू मीना, निकिता, जया, शालू प्रजापत, गरिमा चौधरी, माया एंड नीतू मीना, मनीषा बैरवा, समीक्षा, मोनिका धायल, आरती चौधरी, किरण चौधरी, संगीता गौड़, शालिनी राठौर, सुषमा पटेल,
सुषमा पटेल, शालिनी राठौर, कोमल चौधरी, सुषमा बोलेगी। खुशबू तिवारी, सविता शर्मा, पूजा गुजर भी आ गई। बीस 19 आ गए, 19 जने आ गए बेटा। अब अपन स्टार्ट करते हैं वैसे साइकस। साइकस में सुनना बेटा, अपन सबसे पहले लेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन साइकस। साइकस में नर युग्म कोद्भिद का विकास। तो साइकस बेटा पहले कैसा है, एक हेट्रोस्पोरस पौधा है, एक विषम बीजाणुक पौधा है। साइकस में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। साइकस में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक तो माइक्रोस्पोर्स लघु बीजाणु व दूसरा है मेगास्पोर्स गुरु बीजाणु। तो माइक्रोस्पोर्स मेल गेमेटोफाइट नर युग्म कोद्भिद बनाते हैं, जबकि मेगास्पोर्स गुरु बीजाणु मेगा गेमेटोफाइट मतलब फीमेल गेमेटोफाइट या स्त्री युग्म कोद्भिद बनाते हैं। अब अपन लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन साइकस बिफोर पॉलिनेशन। साइकस में नर युग्म कोद्भिद का विकास परागन से पूर्व। तो सबसे पहले बेटा क्या होता है, परागन से पूर्व का विकास बीजाणुधानी के अंदर होता है। करीब 21 दिन पश्चात माइक्रोस्पोर्स लघु बीजाणु में असमान समसूत्री विभाजन होता है। बेटा मैं एक डायग्राम भी दिखा रही हूँ, आप देखना। आप ये दिख रहा है एक मिनट बेटा, मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो आप बताना क्या हो रहा है, दिख रहा है या नहीं। बेटा ये डायग्राम दिख रहा है सबको, दिख रहा है? यस मैम, यस बेटा तो सुनना बेटा, इसमें देखना, साइकस में 21 दिन पश्चात माइक्रोस्पोर में असमान समसूत्री विभाजन होता है और इस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक डायग्राम में दिख रहा है नीचे प्रोथेलियल कोशिका का बनती है तथा एक पुंधानी कोशिका का निर्माण होता है। तो क्या बन रहा है, एक तो प्रोथेलियल कोशिका बनती है, एक पुंधानी कोशिका का निर्माण होता है। तो इस पुंधानी कोशिका में फिर से विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक छोटी
जनन कोशिका बनती है तथा एक बड़ी नली कोशिका बनती है। तो एक तो ये हो गई नली कोशिका, एक जनन कोशिका बन जाती है। इस प्रकार निर्मित त्रिकोशिकीय अवस्था में लघु बीजाणु का प्रकीर्णन हो जाता है। मतलब इस प्रकार से जब ट्राइएंगुलर माइक्रोस्पोर बन गया तो इस माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल हो जाता है। तो त्रिकोशिकीय लघु बीजाणु कौन सा है? इसमें एक तो है प्रोथेलियल सेल, एक है एंथ्रेडियल सेल। अब ये जो मैं घुमा रही हूँ ये है जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। तो एक तो प्रोथेलियल कोशिका बनी, दूसरी जनरेटिव कोशिका बनी, तीसरी ट्यूब सेल बनी। इस त्रिकोशिकीय अवस्था में लघु बीजाणु का प्रकीर्णन होता है। अब अपन बात करते हैं साइकस में परागन की बात। तो साइकस में पॉलिनेशन वायु के द्वारा होता है। जब साइकस में पॉलिनेशन वायु के द्वारा होता है तो बीजांड द्वार मतलब माइक्रोस्पोर की कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। वह एक तरल पदार्थ या श्लेष्मा बनाती हैं। अब ये तरल पदार्थ या श्लेष्मा बीजांड द्वार पर बूंद के रूप में एकत्रित हो जाता है। यह बूंद जो कि तरल श्लेष्मा है पराग बूंद कहलाती है, पॉलिनेशन ड्रॉप कहलाती है। तो हवा में उड़ने वाले पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स इस बूंद से चिपक जाते हैं। इसके पश्चात बूंद सूखते ही परागकण अंदर की ओर खींच लिए जाते हैं तथा माइक्रोपाइलर कैनाल द्वारा 3 कोशिकीय परागकण बीजांड के पराग चैम्बर में पहुंच जाते हैं। अब अपन लेंगे चेंजेस आफ्टर पॉलिनेशन, मतलब किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं पॉलिनेशन के पश्चात। तो बेटा एक ये भी देखना, मैं शेयर कर रही हूँ, एक स्लाइड कर रही हूँ शेयर आप सभी के साथ। तो देखना बेटा एक और मैं आपको चार्ट दिखा रही हूँ कि इसमें देखना कि ये तो हो गई, क्लियर दिखाते हैं आपको। बेटा ये जो है अब चेंजेस आफ्टर पॉलिनेशन में बता रही हूँ। तो परागन के 1 सप्ताह भीतर ही 3 कोशिकीय परागकण अंकुरित होने लगते हैं। तो जो 3 कोशिकीय परागकण की जनरेटिव सेल में, ये जो मैं घुमा रही हूँ, इस जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होते हैं। तो जब जनन कोशिका में जनरेटिव सेल में समसूत्री विभाजन होते हैं तो एक व्रंत कोशिका स्टॉक सेल का निर्माण होता है, वह एक बॉडी सेल का निर्माण होता है। ये जो मैं घुमा रही हूँ एरो, तो यह है काय कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब परागकण का बाह्य चोल ऊपरी तल पर फट जाता है तथा परागकण मतलब माइक्रोस्पोर एक की अंतःचोल एक पराग नली का, ये जो डायग्राम में देख रहे हो पॉलन ट्यूब, मतलब जो पराग नलिका की अंतःचोल है, सॉरी बेटा, जो परागकण का अंतःचोल है वो पराग नलिका के रूप में बाहर निकल आती है और ये पॉलन ट्यूब नीचे की ओर तेजी से बढ़कर बीजांडकाय ऊतकों को चीरती हुई फीमेल गेमेटोफाइट की ऊपर जाती है। तो आवृत बीजी एंजियोस्पर्म्स पादपों की तरह साइकस की परागनलिका निषेचन में सहायक नहीं होती है। तो परागकण क्या करती है? ये चूषकांग हॉस्टोरियम के रूप में कार्य करती है। व्रंत कोशिका में विभाजन नहीं होते हैं। ये जो व्रंत कोशिका है उसमें विभाजन नहीं होते हैं। वैकायिक कोशिका के पराग नलिका के लंबे अक्ष पर वृद्धि करने के पश्चात इसके केंद्रक के दोनों ओर ब्लीफेरोप्लास्ट उत्पन्न होते हैं। इन ब्लीफेरोप्लास्ट से 5 से 6 चक्कर वाला सर्पिलाकार फीता बनता है। इस पर सीलिया बनते हैं।
बेटा मतलब है निषेचन के पहले स्टॉक बॉडी सेल लंबवत विभाजन करके दो पुमणु मात्र कोशिका बनाती है। दो क्या बनाती है? पुमणु मात्र कोशिका बनाती है। और प्रत्येक पुमणु मात्र कोशिका के कायांतरण से दो नर युग्मक, जो डायग्राम में देख रहे हो, दो नर युग्मक बन जाते हैं, मेल गेमेट्स बन जाते हैं। तो साइकस के नर युग्मक नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे ये मैं घुमा रही हूँ बेटा, ये साइकस के नर युग्मक नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, क्योंकि इनका आमाप 180 से 210 माइक्रोन तक होता है। पादप जगत में इनका आकार सबसे बड़ा होता है। और ये कैसे हैं? जो मैं एरो घुमा रही हूँ, साइकस के जो मेल गेमेट्स हैं, नर युग्मक हैं, लट्टू नुमा होते हैं, टॉप शेप्ड होते हैं, चल होते हैं, मोटाइल होते हैं तथा बहुपक्षमाभिकीय होते हैं। मतलब देख रहे हो इस पे जो लाइन है, मल्टीसीलिएट होते हैं, इन पे कई सीलिया पाए जाते हैं, तो ये मल्टीसीलिएट होते हैं। बेटा जो 5 से 6 सर्पिल वलयों में व्यवस्थित होते हैं। हाँ बेटा आप पूछो, जो क्या पूछ रहे हो कोई? बेटा आप पूछ लो, ठीक है। अब अपन लेते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। तो फीमेल गेमेटोफाइट की एक स्लाइड शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि क्लियर है यहाँ पे देखना आप लोग। फीमेल गेमेटोफाइट की एक स्लाइड मैं बताती हूँ आपको। हाँ, फीमेल गेमेटोफाइट की ये जो स्लाइड है, फीमेल गेमेटोफाइट की स्लाइड लेते हैं बेटा। मतलब साइकस के मादा युग्म को, साइकस के फीमेल गेमेटोफाइट की बात करते हैं तो बीजांड में, जैसे कि देखते हो आप, बीजांड को क्या कहते हैं? ओव्यूल। तो ओव्यूल में 4 मेगास्पोर्स उपस्थित होते हैं। अब इन 4 मेगास्पोर्स में से केवल एक ही मेगास्पोर क्रियाशील होता है। तो एक ही गुरु बीजाणु बेटा क्रियाशील होता है, और ये क्रियाशील गुरु बीजाणु में फीमेल गेमेटोफाइट की प्रथम अवस्था होती है। तो आधारीय मेगास्पोर मतलब आधारीय गुरु बीजाणु जो कि क्रियाशील होता है, उसके केंद्रक में आप देख रहे हो ये जो न्यूक्लियस है, केंद्रक में फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, मतलब स्वतंत्र विभाजन होते हैं। और इसके फलस्वरूप बेटा ये देख रहे हो दूसरे डायग्राम में कई फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं, कई मुक्त केंद्रक बन जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, जो क्रियाशील मेगास्पोर है उसके केंद्रक में, क्योंकि डायग्राम में दिख रहा है, कई स्वतंत्र डिवीजन होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं, जिसके फलस्वरूप कई मुक्त केंद्रक बनते हैं। अब कई मुक्त केंद्रक बनने के बाद केंद्रक के बीच में देखना सी डायग्राम, एक रिक्तिका विकसित हो जाती है। केंद्रक के बीच में एक वैक्यूल का विकास होता है, एक रिक्तिका बन जाती है, और ये जो केंद्रक थे वो परिधि में एकत्रित हो जाते हैं। जो केंद्रक है वो तो परिधि की ओर एकत्रित हो जाते हैं, और इसके मध्य में एक रिक्तिका बन जाती है। कुछ समय पश्चात बहुकेंद्रकीय बीजाणु में परिधि से केंद्र की ओर भित्ति बनती है। मतलब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है, परिधि से केंद्र की ओर वॉल फॉर्मेशन होता है, भित्ति का निर्माण होता है, जिससे क्या बनता है बेटा, लिखा हुआ फीमेल गेमेटोफाइट का या एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है, भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। तो सी डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि मेगास्पोर के केंद्र में एक रिक्तिका का निर्माण हो गया, और रिक्तिका के चारों तरफ क्या हो गए, केंद्रक एकत्रित हो जाते हैं। बाद में ये जो डी डायग्राम में देख रहे हो, परिधि से केंद्र तक भित्ति का निर्माण होता है, जिससे कि फीमेल गेमेटोफाइट बन जाता है, मतलब भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बन जाता है, तथा रिक्तिका नष्ट हो जाती है। यह फीमेल गेमेटोफाइट जो बनता है बेटा, ये कैसा है, एगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। अब अनावृत बीजीयों में
एंजियोस्पर्म, अनावृत बीजी किसको कहते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म मतलब जो फीमेल गेमेटोफाइट शेयर किया था वो निषेचन से पूर्व बनता है। जो क्या बना बेटा इसमें देखना, ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है जिम्नोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, इसलिए ये फीमेल गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। तो जो भ्रूणपोष है जिसे कि आप फीमेल गेमेटोफाइट कहते हो के चारों तरफ एक पोषक परत का निर्माण होता है जो भ्रूणपोष परत या स्पंजी परत कहलाती है। मतलब फीमेल गेमेटोफाइट या एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक पोषक परत का निर्माण होता है और ये भ्रूणपोष परत या स्पंजी परत कहलाती है। और इस स्पंजी परत में मंड, स्टार्च व टैनिन कोशिकाएं होती है और इस प्रकार की पोषक परत आवृत बीजी पादपों में नहीं बनती है। अब अपन लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्कीगोनियम इन साइकस। तो एक स्लाइड आप लोगों के साथ मैं शेयर एक और करूंगी, स्लाइड उसका है डायग्राम है ना, आवृत बीजियों में किस तरह से इसका ये डायग्राम देख रहे हो। तो साइकस में 2 से 8 तक स्त्री धानियां बनती हैं, जैसे कि साइकस सिरसिनालिस में 3 से 8 तक आर्कीगोनिया स्त्री धानियां बनती हैं। तो फीमेल गेमेटोफाइट में बीजांड द्वारीय छोर की कुछ पृष्ठीय कोशिकाएं सुपरफिशियल सेल फूलकर आर्कीगोनियल इनिशियल के रूप में कार्य करती है। बेटा जो मैं घुमा रही हूँ एरो, ये हैं कुछ सुपरफिशियल सेल आर्कीगोनियल इनिशियल प्रभसूतक आद्यक या प्रारंभिक के रूप में कार्य करती हैं। अब इस प्रभसूतक आद्यक में आर्कीगोनियल इनिशियल में परिणतिक विभाजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप बेटा बाहर की ओर तो प्राइमरी नेक सेल बन जाती हैं। ये जो दो देख रहे हो ना, प्राइमरी नेक सेल बन जाती है। अंदर की ओर जैसे कि ये बड़े दिखाई दे रखी है, एक केंद्रीय कोशिका बन जाती है। मैंने क्या बताया, आर्कीगोनियल इनिशियल में एक परिणतिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 नेक सेल्स प्राइमरी नेक सेल्स बन जाती हैं। व अंदर की ओर एक केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल बनती है। अब जो प्राइमरी नेक सेल है उसमें फिर से वर्टिकल डिवीजन होता है वर्टिकल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 नेक सेल्स बन जाती हैं, 2 ग्रीवा कोशिकाएं बनती हैं और इनसे इसी धाने की ग्रीवा का निर्माण होता है। अब निषेचन के पहले ये ग्रीवा कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर 4 ग्रीवा कोशिकाएं बना लेती हैं। अभी तो देख रहे हो बेटा 2 ग्रीवा कोशिकाएं हैं, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन से पहले ये नेक सेल्स फिर से डिवाइड होती हैं और 4 नेक सेल्स बना लेती है। अब जो केंद्रीय कोशिका है उसका आकार बढ़ जाता है और केंद्रीय कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर एक बड़ा अंड केंद्रक, ये देख लो डायग्राम में, एक एग न्यूक्लियस व एक छोटा वेंटर कैनाल न्यूक्लियस का निर्माण करता है। तो ये देख लो बेटा, केंद्रीय कोशिका में डिवीजन होता है और केंद्रीय कोशिका के केंद्रक में विभाजन होने के फलस्वरूप एक तो एग न्यूक्लियस का निर्माण होता है व एक वेंटर कैनाल न्यूक्लियस का निर्माण होता है। तो साइकस में बनने वाला अंड आकार में सबसे बड़ा होता है और परिपक्व होने पर स्त्री धानी में 2 से 4 ग्रीवा कोशिकाएं नेक सेल्स होती हैं तथा एक अंड कोशिका मिलती है। तो बेटा ये जैसे अपन ने देखा, ये है साइकस में ग्रीवा नाल कोशिका का निर्माण नहीं होता है। अब अपन आएंगे साइकस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले बेटा मैंने क्या बताया, जैसे अपन देखेंगे आर्कीगोनियल इनिशियल
जिसे कि स्त्रीधानी प्रारंभिक कहते हैं, उसमें परिणतिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप प्राइमरी नेक सेल व सेंट्रल सेल का निर्माण होता है। अब इस केंद्रीय कोशिका में भी फिर से विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अंडधा नाल केंद्रक व अंड केंद्रक का निर्माण होता है। अब प्राइमरी नेक सेल से ग्रीवा कोशिकाएं बनती हैं, और ये ग्रीवा कोशिकाएं नेक सेल्स कितनी होती है? 2 से 4 होती हैं। अब अपन साइकस में फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, निषेचन की बात करते हैं। तो जब साइकस में परागन तथा निषेचन की प्रक्रिया 1 वर्ष में पूरी हो जाती है, जो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की क्रिया है बेटा, वो 1 वर्ष में पूरी हो जाती है, तो पराग नलिका बनने के कारण साइकस में मिलने वाला निषेचन नाल युग्मी कहलाता है या साइफोनोगेमी कहलाता है। तो अपन पूछते हैं व्हाट इज साइफोनोगेमी? मींस in cycas pollen tube formation takes place, and because of the formation of pollen tube in cycas, it is called as siphonogamy। मतलब साइकस में पराग नलिका बनने के कारण साइकस में मिलने वाला निषेचन नाल युग्मी या साइफोनोगेमी कहलाता है। पुमणुओं तथा नर युग्मकों के चलायमान होने के गुण के कारण यह जूडियोगेमी कहलाता है। तो व्हाट इज जूडियोगेमी? इन साइकस द मेल गेमेट्स और द एंथ्रोजोइड्स आर मोटाइल because of the presence of cilia, so this is called as जूडियोगेमी। मतलब साइकस में पुमणु व नर युग्मक चलायमान होते हैं, और इसके कारण ये क्या कहलाता है? ये फिनोमिनन जूडियोगेमी कहलाती है। तो पराग नलिका पोलन ट्यूब न्यूसिलस ऊतक को चीरकर आर्कीगोनियल चैम्बर तक पहुंच जाती है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर परासरणी दाब के बढ़ने के कारण पराग नलिका फट जाती है, और पराग नलिका के फटने से जो नर युग्मक है मेल गेमेट्स है, वो स्त्रीधानी की ग्रीवा के संपर्क में आ जाते हैं, वह तेज गति से अंदर की ओर स्त्रीधानी में खींच लिए जाते हैं। तो एक स्त्रीधानी में एक ही नर युग्मक प्रवेश करता है, मतलब ओनली वन ऑफ द मेल गेमेट एंटर्स इन द आर्कीगोनियम। एक स्त्रीधानी में एक ही नर युग्मक प्रवेश करता है। अब ये नर युग्मक का केंद्रक तथा अंड केंद्रक आपस में फ्यूज होते हैं, संलयित होते हैं, तो निषिक्तांड बनता है, स्पोर का निर्माण होता है। अब कभी कभी एक से ज्यादा नर युग्मक अंड कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाते हैं। इनमें से एक ही नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयुग्मित होता है और अन्य नर युग्मक नष्ट हो जाते हैं। मतलब कभी कभी ऐसी स्टेज आती है बेटा कि कई नर युग्मक अंडधा में या कई नर युग्मक अंड कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन इनमें से एक नर युग्मक ही अंड कोशिका से संलयित होता है और बाकी के नर युग्मक नष्ट हो जाते हैं। तो जब कई शुक्राणुओं के प्रवेश की इस घटना को बहुशुक्राणुता कहते हैं, पॉलीस्पर्मी कहते हैं। तो व्हाट इज पॉलीस्पर्मी? द एंट्रेंस ऑफ मोर देन वन मेल गेमेट्स इन द आर्कीगोनियम इज कॉल्ड एज पॉलीस्पर्मी। कई शुक्राणुओं के प्रवेश की घटना को बहुशुक्राणुता कहते हैं। तो ये साइकस में अपन ने निषेचन की प्रक्रिया पढ़ते हैं। अब मैंने बताया एक नर केंद्रक अंड केंद्रक के साथ संलयित होकर निषिक्तांड स्पोर का निर्माण करता है। तो अब अपन बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, साइकस में भ्रूण परिवर्धन कैसे होता है। तो जो निषिक्तांड है, स्पोर है, वो बीजाणुउद्भिद पीढ़ी की स्पोरोफिटिक जनरेशन की
मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। मतलब oospore functions as the mother cell of the sporophytic generation। तो oospore जो निषिक्तांड है विश्राम किए बिना ही विभाजन शुरू कर देता है। तो oospore आकार में बढ़कर स्त्रीधानी गुहिका को घेर लेता है। oospore का आकार बड़ा हो जाता है और जो स्त्रीधानी गुहिका है, आर्किगोनियल कैविटी है, उसको ये oospore घेर लेता है। अब एक स्लाइड वो शेयर करती हूँ, एक डायग्राम आपके साथ। एक बार रुकना। हाँ बेटा, ये देख रहे हो oospore है, ये डायग्राम जिसमें मेरा एरो घूम रहा है। ये oospore आकार में बढ़कर स्त्रीधानी गुहिका को घेर लेता है और oospore के केंद्रक में फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 256 तक 256 तक मुक्त केंद्रक बनते हैं। तो पहले डायग्राम में क्या देख रहे हो, ये है oospore, ये है निषिक्तांड। इसमें क्या होता है, इस निषिक्तांड के केंद्रक में फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन होते हैं। अब मैं सीधे पहुंची हूँ उसी डायग्राम पे, जिसके फलस्वरूप 256 तक 256 तक मुक्त केंद्रक बन जाते हैं। अब जब ये 256 मुक्त केंद्रक बन गए तो ये केंद्रक सी डायग्राम में देख रहे हो परिधि की ओर चले जाते हैं तथा oospore के केंद्र में एक रिक्तिका बन जाती है। और ये देख रहे हो आप, oospore के केंद्र में एक रिक्तिका बन जाती है। अब जो केंद्रक है ऊपरी निचले क्षेत्र की तुलना में ऊपरी छोर पे कम होते हैं। ये देख रहे हो ई डायग्राम में, केंद्रक ऊपरी छोर पे कम होते हैं और निचले छोर पे केंद्रक ज्यादा होते हैं। तो इन केंद्रकों में परिधि से केंद्र की ओर, ये देखना डी डायग्राम, परिधि से केंद्र की ओर भित्ति बनने से कोशिकीय संरचना बन जाती है। इस कोशिकीय संरचना को प्रोएम्ब्रियो कहते हैं। ये मैंने मार्क करा हुआ है, सेल्यूलर प्रोएम्ब्रियो। क्या बताया, ऊपर की ओर तो कम केंद्रक होते हैं और नीचे की ओर ज्यादा केंद्रक होते हैं। तो इन केंद्रकों में परिधि से केंद्र तक भित्ति बनने से एक सेल्यूलर प्रोएम्ब्रियो कोशिकीय प्राक भ्रूण बनता है, जिसको कि देखो बेटा डी डायग्राम इसमें दिखाया गया है। तो इस प्राक भ्रूण को भी 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो देख रहे हो बेटा इस डायग्राम में हॉस्टोरियल रीजन, जो मैं घुमा रही हूँ, इसको अपन कहते हैं चूष्कांग क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र आप देखते हो सस्पेंसर रीजन, जो कि है निलंबक क्षेत्र। तीसरा है एम्ब्रियोनल रीजन, जिसको कि आप कहते हो भ्रूणीय क्षेत्र। तो मैंने क्या बताया बेटा, जो प्राक भ्रूण है, ये लिख रहा है ना प्रोएम्ब्रियो, ये 3 क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। इस डी डायग्राम में क्या देख रहे हो आप, इसमें ई डायग्राम में एक क्षेत्र तो है हॉस्टोरियल रीजन, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, चूष्कांग क्षेत्र। दूसरा है सस्पेंसर रीजन, जिसकी हिंदी है निलंबक क्षेत्र। और इस डायग्राम में देख रहे हो एम्ब्रियोनल रीजन, जिसकी हिंदी है भ्रूणीय क्षेत्र। अब चूष्कांग क्षेत्र बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है। ये जो हॉस्टोरियल रीजन है, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है। अब मैं बात करती हूँ सस्पेंसर रीजन के बारे में। तो जो निलंबक क्षेत्र है वो मध्य का भाग है, मध्य में पाया जाता है और अत्यधिक लंबी, बेटा देख लो ना, लंबी व कुंडलित संरचनाएं, लंबी संरचना है व कुंडलित संरचना है। जो सस्पेंसर रीजन है, निलंबक क्षेत्र है, वो कैसी संरचना है, लंबी व कुंडलित संरचना है और निलंबक भ्रूण को भ्रूण कोश में धकेलता है।
जो सस्पेंसर है ये क्या करता है, भ्रूण को, एम्ब्रियो को भ्रूण पोष में ढकेलता है। अब लास्ट रीजन देखना, मैं घुमा रही हूँ इस पे, ये है एम्ब्रियोनल रीजन, भ्रूणीय क्षेत्र। यह निलंबक के शीर्ष पर स्थिर रहता है। ये जो एम्ब्रियोनल रीजन है वो सस्पेंसर के शीर्ष पर पाया जाता है और भ्रूण का प्रमुख भाग बनाता है। करीब 1 वर्ष की अवधि में इस भ्रूण का निर्माण होता है। एम्ब्रियोनल रीजन से क्या बनता है, भ्रूण। अब 1 वर्ष की अवधि में भ्रूण का निर्माण होता है और कुछ समय बाद इसके शीर्ष के केंद्रीय भाग की वृद्धि तो रुक जाती है, जबकि दोनों उपांत तेज गति से वृद्धि करते हैं। मतलब दोनों जो मार्जिन से उपांत हैं वो तेज गति से वृद्धि करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2 असमान बीजपत्र बन जाते हैं। मतलब एम्ब्रियो के उपांत जब तेज गति से वृद्धि करते हैं तो 2 अनइक्वल कोटिलिडन्स बीजपत्र बनते हैं। दोनों बीजपत्रों के मध्य स्थित केंद्रीय खांच में प्रांकुर बनता है और दोनों बीजपत्र, 2 बीजपत्र बने बेटा, उसके मध्य एक खांच होती है, उससे प्रांकुर बनता है, जबकि मूलांकुर प्रांकुर के विकास के काफी समय बाद स्तंभ शीर्ष से थोड़ा ऊपर विकसित होता है। तो बेटा अब स्लाइड शेयर मैं स्टॉप कर रही हूँ। तो ये बेटा बताओ डायग्राम समझ में आए जो दिखे आज? हेलो बेटा, डायग्राम दिख रहे थे ना? तो इन डायग्राम्स को अपन ऐसे लेंगे कल अपन। अब अपन, ये तो हो गया अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात। अब एक मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको और दिखाती हूँ। साइकस में ओव्यूल कैसा होता है, इस स्लाइड को अपन और शेयर करते हैं आपके साथ। साइकस में ओव्यूल का निर्माण, मैं दिखा रही हूँ आपको ओव्यूल। साइकस में ये देख रहे हो आप, ओव्यूल और रह गया था इसकी संरचना। तो साइकस में जो ओव्यूल है उसे अपन मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो साइकस का जो बीजांड है, ओव्यूल है, बीजधारी पादपों में सबसे बड़ा होता है और इस ओव्यूल को, बीजांड को आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। ये लगभग कितना है, 6 से 7 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इसका जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर तक होता है। तो बीजांड जो है, साइकस का जो ओव्यूल है वो रिजो प्रकार का होता है, मतलब ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है और ये एक अध्यावरणी होता है। पहले तो ये यूनिटेगमिक होता है और इससे, और एक छोटे व्रंतयुक्त होता है, इसमें एक छोटा व्रंतयुक्त होता है। जब युवा अवस्था होती है तो साइकस का ओव्यूल हरा होता है, ग्रीन होता है तथा हेरी होता है। लेकिन जैसे ही ये ओव्यूल बेटा परिपक्व हो जाता है तो यह रोम रहित होता है और नारंगी लाल हो जाता है। अब प्रत्येक बीजांड में, ओव्यूल में जो डायग्राम में दिख रहा है, बाहर की ओर एक मोटा इंटेग्यूमेंट, मोटा अध्यावरण पाया जाता है। ये जो बाहर की ओर देख रहे हो आप, इसमें घुमा रही हूँ, ये है एक मोटा अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट होता है। वे अंदर की ओर बेटा ये है न्यूसिलस होता है। बाहर की ओर तो क्या है, बीजांड में एक मोटा अध्यावरण पाया जाता है। वह अंदर की ओर केंद्र में एक बीजांड काय ये पाया जाता है, न्यूसिलस पाया जाता है। और बीजांड काय के शीर्ष भाग पे देखो इस डायग्राम में, शीर्ष भाग के अलावा सब जगह ये अध्यावरण से जुड़ा रहता है। बीजांड काय के शीर्ष भाग के अलावा सब जगह से यह अध्यावरण से जुड़ा हुआ रहता है। तो शीर्ष, हाँ बेटा, बेटा ये देख रहे हो बीजांड का